सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एंड अनदर लेक्चर ऑफ सर्जरी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 30 से, जो कि है द ब्रेस्ट। और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फाइब्रोएडिनोमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये होता क्या है, जो फीमेल्स में कॉमनली जो ट्यूमर ब्रेस्ट में होता है वो अधिकतर मैक्सिमम टाइम्स होता है फाइब्रोएडिनोमा। ये होता है बिनाइन टाइप का, मतलब नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। ये जो है ये फाइब्रस और ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से होता है। इसकी जो इटियोलॉजी है वो ये है कि जब कोई एक पर्टिकुलर एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन से, तो वहां पर जो है फॉर्मेशन होता है ट्यूमर का, और वो होता है फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है, अब इसे क्या है क्लिनिकल फीचर देखिए। मेनली तो ये दो टाइप में होता है, एक होता है पेरी कैनालिक्यूलर और एक होता है इंट्रा कैनालिक्यूलर। पेरी कैनालिक्यूलर जो होता है वो हार्ड होता है और यंग गर्ल्स में होता है। आप एक याद रखिए, ये दूसरा आपको अपने आप याद होगा। ठीक है, पेरी कैनालिक्यूलर जो होता है हार्ड होता है और यंग गर्ल्स में होता है 15 से 30 साल की। इंट्रा कैनालिक्यूलर जो होता है वो सॉफ्ट होता है और ओल्ड एज ग्रुप में होता है। ठीक है, ये ट्यूमर जो है ये पेनलेस होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, सॉलिड लंप होता है ब्रेस्ट में। ठीक है, मेनली सीन इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट के लोअर पार्ट में होता है, पेन रेयरली होता है, और निप्पल से जो डिस्चार्ज है वो अननोन है। ठीक है, अब इसके बाद इसका लोकल एग्जामिनेशन हम करेंगे। इट डज नॉट रिवेल एनीथिंग, निप्पल रिमेन्स नॉर्मल। निप्पल जो है वो नॉर्मल है, कोई ऐसा खास कुछ नहीं निकला। इट इन द केस ऑफ लार्ज इंट्राकैनालिक्यूलर फाइब्रॉइड है ना, फाइब्रोएडिनोमा, स्वेलिंग में भी विजिबल, स्वेलिंग हो सकती है। अब देखिए पाल्पिटेशन करेंगे तो ये क्या है, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है लंप, फ्रीली मूवेबल होता है, इसलिए इसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। अगर ब्रेस्ट माउस भी आए तो आपको फाइब्रोएडिनोमा ही लिखना है। ठीक है, फ्रीली मूवेबल होता है ना, सॉलिड होता है बट मूव कर सकता है ब्रेस्ट में। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सीजन करेंगे, और जो अपनी होम्योपैथिक रेमेडीज है वो बहुत सारी है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। देखिए अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि कार्सिनोमा लिखना कैसे है ना। ये जो फॉर्मेट है यही फॉर्मेट आपको सब में फॉलो करना है। ठीक है, सब में जितने कार्सिनोमा है, तो कार्सिनोमा की जो डेफिनेशन है उसमें हमेशा जैसे जिस पार्ट का है कि मैलिग्नेंट नियोप्लास्टिक है ना, नियोप्लाज्म ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर एरिया जिसका भी कार्सिनोमा है। एज जो है वो हमेशा 40+ ही होती है। ठीक है, फिर इसमें फैक्टर्स में आपको लिखने हैं है ना, जेनेटिक फैक्टर लिखने हैं, फिर जो भी मतलब ऑर्गन से रिलेटेड फैक्टर है वो है। ठीक है, वो सब आप डालेंगे। फिर उसके बाद अगर उसमें टाइप्स आपको को लग रहे हैं कि उस ऑर्गन में टाइप्स हो सकते हैं कि जैसे ब्रेस्ट में है डक्टल और फिर लोब्यूलर। ठीक है, तो ऐसे आपको, बाकी अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा आता है और अगर आप टाइप नहीं डालते तो भी चलेगा, बट आपको ये जो है ना फैक्टर्स याद कर लीजिए। एज, जेनेटिक फैक्टर है ना, फिर जियोग्राफिकल एरिया, फिर अपना एंडोक्राइन और डाइट। एटलीस्ट ये 5 फैक्टर आप सब में लिख सकते हैं, तो इसको प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपको बहुत सिंपल, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में ही एक आता है पेगेट्स डिसीज। पेगेट्स डिसीज अपने आप में भी 2 मार्क्स से 5 मार्क का क्वेश्चन है, मेनली 10 मार्क्स में भी आ जाता है। तो पेगेट्स डिसीज क्या होता है, क्रॉनिक एक्जिमेटस इरप्शन ऑफ द निप्पल। ठीक है, कि एक्जिमेटस इरप्शन हो गया निप्पल से तो उसको हम बोलेंगे पेगेट डिसीज। अब इसकी इटियोलॉजी में क्या होता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा खुद इसकी एक है इटियोलॉजी, और जो चीजें वुमेन्स में होती है उसकी इटियोलॉजी में एक चीज आप लिख सकते हैं, पोस्ट मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज के बाद, मेंसेस के सिजेशन होने के बाद हर एक बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन सिक्रीशन और जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन है उसमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आ जाती है इस वजह से। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, वीपिंग एक्जिमेटस लीशन ऑफ निप्पल, मतलब वीपिंग मतलब सिक्रीशन निकलेगा निप्पल में से ड्यू टू एक्जिमा। ठीक है, रेड होगी और थिक हो जाएगी निप्पल, एकदम रेड थिक। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एरियोला एंड सराउंडिंग स्किन, जो एरियोला है जो उसके आसपास की जो ब्लैक स्किन होती है और जो आसपास की स्किन है उसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। सरफेस बिकम स्केली एंड क्रस्ड एंड मॉइस्ट और ऊजिंग, मतलब ऊजिंग मतलब जिसमें से लिक्विड, एक चिकटादार लिक्विड निकलता है ना, वैसी हो जाएगी सरफेस। स्वेलिंग बेनेथ द निप्पल्स, और स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको ना देखिए
सर्जरी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर डेफिनेशन से रिलेट करके आप अगर पूरा लिख देंगे तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। सिम्टम क्या होगा, देखो ईचिंग बर्निंग होगी निप्पल में, है ना, ज्यादा खुरदने पर हेमरेज हो सकता है निप्पल से, टेंडरनेस रहेगी, है ना, इंट्राडक्टल एडिनोकार्सिनोमा कि डक्ट्स के अंदर जो है कार्सिनोमेटस ग्रोथ अगर हो गई है तो भी पैगेट डिसीज हो सकती है। अब इसका स्प्रेड देखो, लोकल हो सकता है, इंट्राडक्टल हो सकता है, लिम्फेटिक, मतलब कार्सिनोमा के जितने सारे स्प्रेड है वो सब इसके भी हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर। जो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, बट मेनली हो सकता है मेनोपॉज के बाद। सिम्टम्स क्या होंगे, अब देखिए पैगेट डिसीज जो वो तो यहीं खत्म हो गया, ये आगे कार्सिनोमा चल रहा है। कार्सिनोमा में आपको यहां से स्टार्ट करना है, उसकी इटियोलॉजी लिखना है, टाइप्स लिखना है। पैगेट डिसीज ब्रेस्ट कार्सिनोमा का एक पार्ट है और ये खुद में भी एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ सिम्टम्स पे खत्म हो जाता है और उसके सीधे ट्रीटमेंट आ जाएगा, ठीक है। और जो ये अपना स्प्रेड है, ये जो स्प्रेड है ये कार्सिनोमा का है, मतलब अगर आप कार्सिनोमा किसी का भी लिखते हैं तो उसमें यही सब आएंगे, है ना। लोकल स्प्रेड, इंट्राडक्टल हटा दो तो लिम्फेटिक, फिर डायरेक्ट, फिर हेमेटोजीनस, है ना, ये सब आएगा, ठीक है। क्लिनिकल जो है इसमें क्या है, 40 की एज के बाद, मतलब मेनोपॉज की जो एज आ जाती है उससे लेकर के उसके बाद कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। सिम्टम क्या होंगे, पेनलेस लंप हो जाएगा ब्रेस्ट में, निप्पल जो है वो रिट्रैक्टेड हो जाएगी, है ना। मेटास्टेसिस क्या हो सकता है कि और क्या सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, तो बैकएक करवा सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है ना, फिर अपना हिमोप्टेसिस हो सकता है, डिसअपनिया हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है, एसाइटिस मतलब पानी भर जाना होता है ना। उसके बाद लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो निप्पल जो है वो अफेक्टेड दिखेगी, है ना, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल, फिर एडिमा, रेडनेस, एक्जिमा, जितने सारे सिम्टम हैं आप रिलेटेड लिख सकते हैं। अब देखिए क्लिनिकल फीचर जो है, क्लिनिकल स्टेजिंग है, इसमें आपको इनमें से कोई एक स्टेजिंग, है ना, इनमें से कोई एक, मतलब जैसे फर्स्ट नंबर हो गई स्टेज ABCD वाली, या TNM, टी का मतलब है ट्यूमर, लिम्फ नोड और डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ये कर सकते थे। देखो सबसे है ना सिंपल ये TNM है, क्यों, इसमें सब में 1 2 3 4 1 2 3 4 डालना है कि पहले में कुछ नहीं है, फिर पेनलेट मतलब कार्सिनोमा है 2 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है और 5 से बड़ा है, तो ये हो गया T। फिर आया N कि लिम्फ नोड अफेक्टेड नहीं है, सिंगल लिम्फ नोड है अफेक्टेड, फिर एरिया की जो लिम्फ नोड है वो, और फिर जितनी भी आसपास के लिम्फ नोड है वो सब अफेक्टेड है। फिर मेटास्टेसिस में 2 ही है, सिंगल फर्स्ट और सेकंड की मेटास्टेसिस है और मेटास्टेसिस नहीं है, फिर उसकी स्टेजिंग कर दो, ठीक। अब इसमें क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो एस्पायरेशन, फिर उसका अल्ट्रासाउंड, फिर थर्मोग्राफी, मेमोग्राफी, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपको सब पता ही है, एक्सिजन कर देंगे, फिर एक्सिजन करेंगे, मेडिसिनल ट्रीटमेंट देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, है ना, देंगे। जहां जहां कार्सिनोमा है वहां आपको बायोप्सी लिखना है ना, बायोप्सी करते ही है यूजुअली। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है द इसोफेगस। इसके भी जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस। पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। कई बार आपको हुआ है कि आपने जो खाना खाया है उसके बाद आपका खाना मुंह में आ गया, मतलब गैस्ट्रिक जूस के साथ एक खट्टी खट्टी सी चीज उपके के साथ बाहर आ गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस, जिसकी डेफिनेशन में आपको लिखना है regurgitation of gastric content into esophagus is called gastroesophageal reflux, ठीक है। अब इसकी जो पैथोलॉजी है वो क्या है कि जो अपना स्टोमक है वो डिस्टेंडेड हो गया, बहुत ज्यादा भर गया है, बेल्चिंग हो रही है, बर्पिंग, है ना, उपके डकार, फिर रिड्यूस हो गया है इंट्रान्यूमन प्रेशर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, की जो अपना स्फिंक्टर है इसोफेगस का, मतलब इसोफेगस का स्फिंक्टर जो बंद होता है जब खाना पेट में जाता है, उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया है ना। और या तो फिर इसोफेगस की जो लेंथ है वो हो गई है शॉर्ट, कम हो गई, ठीक है। अब इसकी जो है इटियोलॉजी हम देखेंगे तो ये गर्ड के साथ होता है। गर्ड क्या है, गैस्ट्रा इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज के साथ होता है रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस, ठीक है।
फिर है कोलाजन डिसीज है, फिर इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक आउटलेट, किसी ऑपरेशन की वजह से, बहुत ज्यादा मोटापा है उसकी वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से, या फिर बाइल या फिर पैनक्रेटिक सिक्रीशन की वजह से। अब क्या क्या होगा देखो, एक तो पेन होगा जब बार बार होगा, डिस्फेजिया डिग्लिशन, जब खुद खाना ऐसा है कि बार बार आ रहा है गैस्ट्रिक जूस अगर ऊपर, तो खाना अंदर कैसे जाएगा, तो डिस्फेजिया। ब्लीडिंग भी हो सकती है, अगर म्यूकोसा छिल गई है तो हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, अपन डायग्नोसिस अगर इसका देखते हैं तो डायग्नोसिस में जो है रेडियोग्राफी, फिर इसोफेजियल फंक्शन टेस्ट और इसोफेजियोस्कोपी। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, बेल्चिंग होगी बार बार उपके मुंह में, मतलब इसका पानी आना पेट का, शॉर्टनिंग स्प्लिंटर ऑफ, फिर इसोफेगस बेरिएट्स, जो इसोफेगस हो हम आपको आगे बताएंगे, है ना। फिर इसोफेजियल अल्सर हो सकता है, इसोफेगस फट सकता है, परफोरेशन हो सकता है इसोफेगस का, है ना। और फिर एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, देखिए ट्रीटमेंट में क्या है, जो नॉर्मल हम सलाह देते हैं वो पहले तो देंगे कि भैया खाने से खाने के बाद जस्ट बेड पर नहीं जाना है, ठीक है। खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद जाना है। कॉफी, अल्कोहल, टी, है ना, और ये अपनी स्मोकिंग को अवॉइड करना है। जो खाने के 1-1.5 घंटे बाद बेड पे जाना है, सिर जो है वो कुछ इंचेस ऊपर रखना है पैर से, ताकि खाना नीचे पहुंच पाए प्रॉपरली। एंटा एसिड दे देंगे हम उसको, ठीक है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि हम रिमूव कर दें ना कुछ। इसके बाद आता है हाइटस हर्निया। ये भी एक पार्ट नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइटस हर्निया, ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा है। हाइटस हर्निया मतलब हर्निएशन हो गया है स्टोमक का थोरेक्स से, ठीक है, थोरेक्स में, कि स्टोमक का कोई पार्ट थोरेक्स में आ गया है तो उसको बोलेंगे हम हाइटस। कहां से आएगा, इसोफेजियल हाइटस से, मतलब इसोफेजियल जो ओपनिंग होती है ना डायफ्राम की, वहां से। सो उसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ देता हूं। हाइटस हर्निया इज द हर्निएशन ऑफ स्टोमक इनटू द थोरेक्स थ्रू इसोफेजियल हाइटस इन द डायफ्राम, ठीक है। अब ये 3 टाइप का होता है, स्लाइडिंग, रोलिंग और मिक्स। एक साइड से निकला स्लाइडिंग, 2 साइड से निकला रोलिंग, और दोनों साइड से दोनों को मिक्स करते तो क्या मिक्स टाइप। अब क्या होगा, फुलनेस लगेगी खाना खाने के बाद, है ना, डिस्फेजिया होगा, वोमिटिंग होगी। आप सोचिए क्या क्या हो सकता है, आप खुद इसको रटो मत, याद करो क्या क्या हो सकता है। और अल्सर हो सकता है, ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक अल्सर, ठीक है। एक्सरे करेंगे, बेरियम सोलम, है ना, सोलिंग एग्जामिनेशन करेंगे। ट्रीटमेंट में मेडिसिनल ट्रीटमेंट करेंगे, या तो फिर ऑपरेट करके उसको अपनी जगह पर लगा देंगे, ठीक है भैया। इसके बाद आता है एक्लेशिया ऑफ इसोफेगस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग रटते हैं समझते नहीं हैं। इसमें जो है ना, एक तरीके से बोलूंगा हम, स्पाज्म आते हैं इसोफेगस में, ठीक है। इन दिस कंडीशन पैरालिसिस इज एब्सेंट, मतलब पैरालिथिक मूवमेंट कैसा है, जो ऐसी वेव बनती है ना, जैसे डिग्लिड्यूशन के बाद की वेव के साथ खाना अंदर जा रहा है, वो एब्सेंट हो जाती है, क्योंकि इसोफेगस जो है वो रिलैक्सेशन में फेल हो जाता है, खुद को रिलैक्स ही नहीं कर पाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कि जैसे खाना है, ये पहले ये आया तो ये खुला, फिर ये बंद हुआ, फिर ये आगे आया, फिर ये तो ये जो मूवमेंट है ये बंद हो गया, तो होता है एक्लेशिया ऑफ इसोफेगस, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी इटियोपैथोलॉजी देखिए। इनकम्प्लीट और एब्सेंट रिलैक्सेशन हो रहा है इसोफेगस के स्प्लिंटर में, एब्सेंट हो रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। इसोफेगस जो है वो एम्प्टी हो रहा है, इनकम्प्लीटली कंटेनिंग, है ना, रेड्यूसियल फूड फ्लूइड। इसोफेगस बिकम डायलेटेड, क्योंकि वो रिलैक्स करने और वो पूरा डायलेट हो गया है, ठीक है। इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ कार्सिनोमा। अब देखिए ऐसा कुछ होगा तो ऑफकोर्स कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़े। इमोशनल स्ट्रेस में जब स्पाज्म आते हैं उस वजह से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर, इसोफेगस जो जो काम करता है वो काम बंद हो जाएंगे, डिस्फेजिया हो जाए, खाने नहीं खा पाएगा,
तकलीफ होगी। रिगर्जिटेशन है, अगर खा भी लिया तो मुंह में आ जाएगा। अब जब खा नहीं पाएगा तो वजन घट जाएगा, तो होगा वेट लॉस। ठीक है, उसका डायग्नोसिस क्या है ना, बेरियम इसोफेगस है ना, बेरियम इसोफेगस, फिर स्टेट एक्सरे करवा लो, फिर अपना इसोफेजियल मैनोमेट्री और इसोफेजियोस्कोपी करवा लो। ट्रीटमेंट है मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मैकेनिकल डायलेशन कर दो। ठीक है, यही सब ट्रीटमेंट है। इसके बाद आता है परमल है ना, प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमा प्लस एनीमा बोल गया मैं, एनीमिया प्लस डिस्फेजिया इज कॉल्ड प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम। ये याद कर लो, 2 नंबर में पक्का आएगा और भूल जाओगे ये भी मुझे पता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लस डिस्फेजिया इज कॉल्ड प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद है कार्सिनोमा। जैसे कि मैंने बताया कार्सिनोमा का एक फॉर्मेट बना लो, वही फॉर्मेट में सब कुछ आएगा। कार्सिनोमा मतलब कार्सिनोमेटस ग्रोथ ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। एज जो है 45 के बाद होगा। अब इसोफेगस का है वो मेंस में ज्यादा होता है। नॉर्थ ईरान और चाइना वाले साले क्या पता क्या क्या खाते रहते हैं, इसलिए उनको हो जाता है। अल्कोहल तंबाकू, ऑफकोर्स मैं बोल रहा हूँ दिमाग लगाओ किस वजह से हो सकता है, तो अल्कोहल तंबाकू की वजह से माल न्यूट्रिशन हो गया, एक्लेशिया हो गया इसोफेगस का, उसमें लिखा हुआ भी था एक्लेशिया कि भाई कार्सिनोमा उसका कॉम्प्लिकेशन है, तो ऑफकोर्स वो लिख देंगे। और प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम की डिस्फेजिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी हो गई इस वजह से। पैथोलॉजी नहीं भी करोगे तो चलेंगे। मोड ऑफ स्प्रेड वही जो मैंने बताए थे, डायरेक्ट लिम्फेटिक ब्लड। ठीक है, पैथोलॉजी में सिम्टम मतलब ऑर्गन रिलेटेड सिम्टम लिखना है कि डिस्फेजिया हो गया, फिर रिगर्जिटेशन, वेट लॉस, डिस्कम्फर्ट, लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज्ड हो जाएंगे है ना। फिर डायग्नोसिस में जो है जितने डिसीजेस अगर पता है उन सब की जो डायग्नोसिस है वो सब होगी इसमें। बाकी बायोप्सी लिखना जरूरी है, लेप्रोस्कोपी और बायोप्सी जो है ये लिखना बहुत आवश्यक है। बाकी तो आप जितने सीटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो लिख सकते हो सब लिखो। उसके बाद आया ट्रीटमेंट है ना, तो ट्रीटमेंट तो है भैया रेडियोथेरेपी करा लो या सर्जरी करा लो। ठीक है, अब उसके बाद